ऐसे ही का तमाम ये कंबोजवाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। सभी दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे साथ स्टूडियो में हैं अंशुमान जी, अंशुमान तिवारी जी, मनी 9 के एडिटर। सर, आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मनी सेंट्रल का आज का एपिसोड आपके सामने है होली के त्योहार से पहले। और आज के प्रोग्राम में खास क्या है, मनी सेंट्रल की शुरुआत करें उससे पहले आप देखिए ऑन द शो। तो आज सबसे पहले बात होगी फेडरल रिजर्व की ओर से बढ़ाई गई ब्याज दरों की। महंगाई के खिलाफ अमेरिकी जंग का ऐलान। देश में अब कर्ज महंगा होने वाला है। क्यों उड़ी एयरलाइंस कंपनियों की नींद। रिटेल बाजार पर बादशाहत की जंग। बहुत गहरा है रोजगार का संकट। और होली पर आपको क्यों महंगे मिल रहे हैं कपड़े, ये भी आप जानेंगे मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने जो फैसला लिया उसकी। अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। दिसंबर 2018 के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक की ओर से ब्याज दरें बढ़ाई गई हैं। फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने को आप महंगाई के खिलाफ, जो पूरी दुनिया में इस समय अमेरिका के, मतलब आप दुनिया के एक छोर से लेकर दूसरे छोर चले जाइए, महंगाई से सब तप रहे हैं। और फेडरल रिजर्व का ये ऐलान आप महंगाई के खिलाफ सीधा जंग का ऐलान मान सकते हैं कि अब ये माना जा रहा है कि सारे सेंट्रल बैंक्स ने, सरकारों ने महंगाई को कम करने का मोर्चा बीड़ा उठा लिया है। सर, फेडरल रिजर्व ने यह भी कहा कि ये एक बढ़ोतरी तो अभी हुई है, आने वाले दिनों में 6 बढ़ोतरी और होंगी। क्या मायने हैं फेडरल रिजर्व के इस बयान के? शुभम, ये एक न्यू नॉर्मल की, एक नए तरीके की शिफ्ट की शुरुआत है। और बहुत सारी परस्पर अंतर विरोधी खबरों के बीच जब हम रूस यूक्रेन के बीच युद्ध के बाद बातचीत की तरफ बढ़ते देख रहे हैं, कच्चे तेल की कीमतों में उबाल के बाद गिरावट देख रहे हैं, तो इस साल का सबसे बड़ा इवेंट इकोनॉमी की दृष्टि से, बाजारों की दृष्टि से, दुनिया में उद्योगों की लागत और पूंजी की दृष्टि से हमारे सामने आ गया है और जिस पर सबकी निगाहें थी। हालांकि इसके बारे में ऐसा कुछ नहीं हुआ जो अनुमान से अलग हो। सबको पता था कि फेडरल रिजर्व 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेगा। निगाहें इस बात पर थी कि ये लड़ाई और इस जंग के अगले मोर्चे क्या होंगे, ये बताना बहुत जरूरी है। जब हम कर्ज की बात करते हैं शुभम, तो हमेशा हम कल दुकान पर जाकर सामान खरीदने जैसी कीमतों की बात नहीं करते। जब भी कर्ज की बात होती है तो हमारे लिए समझना जरूरी है कि वो हमेशा लंबे समय की बात होती, 5 साल या 10 साल की बात होती, क्योंकि क्रेडिट इकोनॉमी का में सबसे महत्वपूर्ण पहलू इस लिहाज से है क्योंकि वो आपको लंबे समय की तैयारियों के लिए तैयार करता है। फेडरल रिजर्व ने 2 बड़े ऐलान किए। एक बड़ा ऐलान ये किया कि वो 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करेगा। दूसरी बढ़ोतरी वो 6 और करेगा, 7 बेसिस पॉइंट करेगा। इसे अगर आप कैलकुलेट करें तो अमेरिका में ब्याज दरें 2.25 से 2% के आसपास हो जाएंगी, जो शून्य पर हैं। और ये लॉन्ग टर्म की ट्रेजेक्ट्री फेडरल रिजर्व ने स्पष्ट कर दी। इसके बाद दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी कारोबार, धंधा, बिजनेस करने वाला हो, उसके देश में ब्याज दरें कुछ भी हो, उसे स्पष्ट हो गया कि दुनिया का सबसे बड़ा डॉलर सप्लायर, जो पूरी दुनिया को डॉलर सप्लाई करता है, उसने अपने कर्ज को महंगे करने का क्रम और उसका जो ट्रैक है, उसके जो माइलस्टोन है, वो क्लियर कर दिए हैं। अब इसका असर यह है, हम यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से बढ़ोतरी देखेंगे, हम दुनिया की बाकी और अर्थव्यवस्थाओं में ब्याज दरों में बढ़ोतरी देखेंगे। और यहां से एक चीज स्पष्ट हो गई, एक दुविधा खत्म हो गई, जिस दुविधा में पूरी दुनिया थी कि केंद्रीय बैंक और सरकारें ग्रोथ को मदद करेंगी, ग्रोथ को विटामिन देंगी या महंगाई से लड़ाई करेंगी। और फेडरल रिजर्व ने कह दिया कि एनफ इज एनफ। अब ग्रोथ की चिंता से ज्यादा बड़ी चिंता लोगों की जेब की, महंगाई की है और हमें महंगाई से लड़ाई के लिए ये जोखिम लेना पड़ेगा ब्याज दरें महंगा करने का। 2 सवाल उठ रहे हैं इसके साथ। एक ये कि क्या इसके बाद भी ब्याज दरों में, महंगाई की दरों में कमी आ पाएगी, क्योंकि 4%, 4.5% का टारगेट फेडरल रिजर्व ने अमेरिका के लिए रखा है, जो कि भी 7.5% के आसपास है, जो ऑल टाइम रिकॉर्ड पे है। इस पर कई सारे मत हैं। देखने आने वाले कुछ महीनों में स्पष्ट होगा कि कच्चे तेल की कीमतों में कितनी बढ़ोतरी होती है, ओमिक्रॉन के कारण जो सप्लाई शॉक आ रहे हैं उनका कितना असर होगा, और अगर नहीं है तो आने वाले समय में 6 के बाद हो सकता है 1-2 राउंड की ब्याज दरों में बढ़ोतरी हो, ये दिखता है। तो इस हिसाब से दुनिया सस्ते कर्ज से, सस्ती मुद्रा से, सस्ती पूंजी के दौर से बाहर निकल चुकी है। उसकी शुरुआत कल फेडरल रिजर्व ने कर दी। सर, आरबीआई क्या करेगा, इस सवाल पर मैं आऊं उससे पहले ये जानना चाहूंगा कि अमेरिका की ब्याज दरें बढ़ाने का भारत के लिए सीधा क्या मतलब? भारत के लिए 3 बड़े मतलब हैं। भारत के लिए सबसे पहला और सबसे सीधा मतलब जो आपकी और हमारी जेब तक आएगा, वो डॉलर की मजबूती के तौर पर आएगा। इस बात की संभावना थी, हालांकि कल चूंकि 25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी थी और ये एक्सपेक्टेड बढ़ोतरी थी, तो कल डॉलर इंडेक्स में हमें थोड़ी सी नरमी दिखाई दी। लेकिन
इसकी बढ़ोतरी के साथ अब अमेरिकी डॉलर दुनिया की मुद्राओं की तुलना में मजबूत होगा, ये बात स्पष्ट है। और भारत के लिए ये चुनौती है कि भारत की मुद्रा बराबर गिरावट की स्थिति में है, 76 रुपए के डॉलर के आसपास है। और अब जो नए अनुमान आएंगे वो डॉलर की मजबूती के साथ रुपए में और गिरावट को लेकर आएंगे। रुपया महंगा होने का मतलब है, जिस पर हम बार बार मनी सेंट्रल में अलग अलग माध्यमों से आपको बताते रहें, चर्चा करते रहें कि 3 चीजें तत्काल महंगी होती हैं। रुपया महंगा होने से भारत के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा महंगी होती है, कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है। बाकी जो आयात हैं, खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स आयात जो भारत के लिए बढ़े हैं, डॉलर महंगा होने से उसमें बढ़ोतरी होती है। और विदेश में काम करने वाले लोग या विदेशों में जो लोग पढ़ रहे हैं, उनके फीस और उनके पेमेंट्स की लागत भी बढ़ती है। तो रुपए में मजबूती हमारा अगला टारगेट है, अगली चीज है जिस पर भारत के रिजर्व बैंक को, भारत के बैंकरों को यह ध्यान रखना होगा। और इसका बड़ा असर शुभम वित्तीय बाजारों में विदेशी निवेशकों का नजरिया क्या होने वाला है इस पर पड़ेगा। और इसका बड़ा असर भारत के बजट और बाकी सारे कैलकुलेशन पर पड़ेगा, उन कंपनियों पर पड़ेगा जो कंपनियां पिछले अक्टूबर से रह कर, चाहे वो एफएमसीजी प्रोडक्ट की कंपनियां हों, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हों या इलेक्ट्रिक गुड्स हों, जो अपनी कीमतें बढ़ा रही हैं, वो अब रुपए की कीमतों में गिरावट और डॉलर में मजबूती के हिसाब से में आने वाले समय में अपनी कीमतों में बढ़ोतरी का फैसला लेंगी। और यहां भारत की दुविधा यह है कि कमजोर रुपया, मजबूत डॉलर भारत के लिए महंगाई और ज्यादा लेकर आता है अन्य देशों की तुलना में। बिल्कुल, क्योंकि आयात महंगी होती है, इसलिए जो महंगाई है वो और ज्यादा तेजी से आती है। सर, अगला सवाल मेरा कि क्योंकि ब्याज दरें अमेरिका में बढ़ गई हैं, आपने कहा कि अब दुनिया के किसी भी बाजार में लोग बैठे हैं उनके लिए कर्ज महंगा होगा, यानी कि भारत में भारतीय रिजर्व बैंक भी ब्याज दरें बढ़ाएगा। आरबीआई का अब क्या स्टांस होगा, क्या मूव होगा, आगे आरबीआई क्या कर सकता है? आरबीआई ने काफी मिक्स्ड और काफी अंतर्विरोधी सिग्नल दिए पिछले दिनों में। एक बार आरबीआई ने कहा कि हम भारत की ग्रोथ को मजबूत करने के लिए अभी सस्ते कर्ज का विटामिन देते रहेंगे, 4% की रेपो रेट बनाए रखेंगे। दूसरी तरफ रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि हम जो रेट रिकवरी का साइकिल या इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी का जो साइकिल है उसमें पीछे नहीं रहेंगे, हम सबसे पीछे के डिब्बे में नहीं सवार होंगे, हम आगे बैठे रहेंगे। दबाव यहां 2 तरह से दिखता है। जैसे ही अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ना शुरू होती हैं, भारत के शेयर बाजार में आने वाली विदेशी पूंजी घटना शुरू हो जाती है। इसकी संभावना पहले से ही थी और हमने देखा कि 2008 के बाद भारत के शेयर बाजार से सबसे ज्यादा पैसा निकाला गया विदेशी निवेशकों की तरफ से। और यह बिकवाली इस संभावना के आधार पर हुई कि जब उनके यहां पूंजी की लागत बढ़ेगी तो वो जिस बाजार में निवेश कर रहे हैं वहां उनके रिटर्न्स कम होंगे। अब यहां रिजर्व बैंक पर एक दबाव है कि अगर वो विदेशी निवेशकों को भारत में रोकना चाहेगा तो उसे ब्याज दरों में बढ़ोतरी तेजी से और जल्दी करनी होगी। संभावना इस बात की जा रही थी कि रिजर्व बैंक शायद अप्रैल की जो अपनी मौद्रिक नीति है वहां इंतजार करेगा, हो सकता है कि इंतजार भी करे। लेकिन अब यह बात स्पष्ट है कि अप्रैल नहीं तो जून भारत में ब्याज दरें बढ़ने की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से, अनाधिकारिक रूप से ब्याज दरें बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। भारत में बॉन्ड यील्ड्स देखिए 6-6.5% है, जो रेपो रेट से 2-2.5% ज्यादा है। तो व्यवहारिक रूप से भारत में ब्याज दर महंगी हो चुकी है। बैंकों ने भी अपने नए लोन्स पर रेट बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। रिजर्व बैंक को पॉलिसी डायरेक्टिव के तौर पर अब ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी करनी पड़ेगी ब्याज दरों में। उसकी वजह यह है कि नहीं तो विदेशी निवेशकों के लिए जो आर्बिट्राज का एडवांटेज है, जो उन्हें फायदा भारत के बाजार में निवेश पर मिलता था, वो कम हो जाएगा। और इसलिए आज हमने शेयर बाजार में थोड़ी रिकवरी देखी। उसकी वजह यह थी कि अब डायरेक्शन हो गया है, ब्याज दरें बढ़ रही हैं। विदेशी निवेशकों को लगता है कि लंबा समय नहीं है, 2 से 3 महीने में रिजर्व बैंक को भी 25 बेसिस पॉइंट की, 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी रेपो रेट में करनी होगी। और फिर उसके बाद वो जो इक्विलिब्रियम है या वो जो संतुलन है डॉलर इकोनॉमी का और रूपी इकोनॉमी के बीच ब्याज दरों का, वो शायद स्थापित हो जाएगा। और देखिए, आप इस ग्राफिक से ये समझ सकते हैं, जो ग्राफिक्स इस समय स्क्रीन पर आपको दिखाया गया था, इस ग्राफिक से आप समझ सकते हैं जो बात अंशुमान जी कह रहे हैं कि आप ब्याज दरें बढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप कल बाजार में जाएंगे और आपको असर दिखेगा। ब्याज दरों का एक साइकिल होता है, जब वो नीचे गिर रही हैं तो वो नीचे गिर रही हैं, जब वो ऊपर चढ़ना शुरू हुई तो वो चढ़ना ऊपर शुरू हुई। और आप देखिए कि 2011-12 के बाद से ब्याज दरें आमतौर पर नीचे ही आई हैं, या तो स्टे हुए हैं या नीचे आई हैं। और अब ये साइकिल पलट रहा है। अब यहां से अमेरिका ने ब्याज दरें महंगी की हैं और भारत में भी देर सवेर, जैसा अंशुमान जी ने कहा अप्रैल नहीं तो जून, लेकिन ब्याज दरें महंगी होंगी। हमारे लिए जो वो लोग जो मकान खरीदना चाहते हैं, वो लोग जो कार खरीदना चाहते हैं, उनके लिए आखिरी तिमाही है जहां से सस्ते कर्ज का दौर खत्म हो जाएगा। और इसे और थोड़ा अंदर से करीब जाकर समझने की कोशिश करें। भारत में इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट 6 से 6.5% है, बेंचमार्क रेट है, क्योंकि वो बेंचमार्क 10 साल के सरकार के बॉन्ड यील्ड पर आती है। इतना समझना हमारे लिए मुश्किल नहीं कि सरकार सबसे बड़ी कर्जदार है, उसको जिस कर्ज ब्याज दर पर बाजार कर्ज देता है वही आमतौर पर कर्ज की बेसिक रेट होती है। अब इस ग्राफिक को अगर आप ध्यान से देखें तो यहां इस समय ब्याज दरें अपने न्यूनतम स्तर पर हैं। अगर 2% की बढ़ोतरी अगले 1 साल में
अमेरिका की ब्याज दरों में होती है 0.25% की। अगर 6 बार 25-25 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हम मान लें होती है तो अमेरिका की ब्याज दरें 0.25-2% के आसपास हो जाएंगी। और अगर 2% का स्प्रेड हम शुभम यहां भी जोड़ लें, बिल्कुल 2% की बढ़ोतरी हम यहां भी जोड़ लें, भारत में इससे ज्यादा होगी, तो भारत में बहुत सारे लोगों के लिए ब्याज दरों की गणना 8% 9% के आसपास से शुरू होगी। तो आप सेफली ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि अगर आपको अभी कर्ज लेना है, अगर होम लोन लेना है, कार लोन लेना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा मौका है, क्योंकि हम जल्दी ही भारत में डबल डिजिट की इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट उन कंज्यूमर्स के लिए जिनकी क्रेडिट प्रोफाइल ठीक नहीं है या जिनके ऊपर पुराने कर्ज हैं, उनके आधार पर ब्याज दरें तय होती हैं। तो हम उस तरफ बढ़ेंगे जहां 9 से 10% की ब्याज दरों का दौर लौट सकता है, ऐसी संभावना हमें दिखाई देती है, क्योंकि रिजर्व बैंक एक सीमा से अधिक अब कर्ज को महंगा करने की प्रक्रिया को रोक नहीं पाएगा। अंशुमान जी की बात में एक बात और जोड़ता हूं। अभी इस समय भारत की 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो करीब 6.25% की है, करीब 6.77%। रेपो रेट 4% है, यानी कि सरकार को जो कर्ज मिल रहा है वो रेपो रेट से 2.5% ज्यादा मिल रहा है। जो बात अंशुमान जी ने कहा, अब मान लीजिए इसमें 2% और जुड़ गया तो 4 वाली जब 6 होगी, 7.25 वाली 9.25 होगी, और जब सरकार को 9.25 पर कर्ज मिलेगा तो आम लोगों को तो कर्ज डबल डिजिट में भी मिलेगा। और सरकार को 9.25 पर कर्ज मिलना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सरकार का बजट, सरकार की ब्याज दरें, सरकार के ब्याज पर बोझ और पिछले 2 साल का जो बर्डन है वो सब इस रोशनी में है। और इसीलिए फेडरल रिजर्व से ज्यादा बड़ी दुविधा शक्तिकांत दास के लिए, रिजर्व बैंक गवर्नर के लिए है कि वो सरकार के लिए कर्ज कितना महंगा कर सकते हैं, बाकी लोगों को तो छोड़ दीजिए। और सरकार के लिए महंगे कर्ज का असर बहुत सारी चीजों पर, टैक्सेस पर, बहुत सारी चीजों पर पड़ता है और एक पूरा साइकिल शुरू होता है। हमें ध्यान रखना है शुभम, यहां फिर हम कहना चाहते हैं कि हम लो इंटरेस्ट रेट साइकिल से हाई इंटरेस्ट रेट, हाई इन्फ्लेशन साइकिल में प्रवेश कर रहे हैं दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं। और हाई इंटरेस्ट रेट साइकिल का पहिया बिल्कुल उल्टा घूमता है लो इंटरेस्ट रेट साइकिल से, और उस साइकिल में सरकार के लिए कर्ज महंगा होना, यानी सरकार के पास रेवेन्यू के चैलेंजेस और फिर वो नए सिरे से रेवेन्यू जुटाने की कोशिश करना। और हमें ध्यान रखना जरूरी है कि भारत में एक नहीं कई सरकारें हैं, और उन सरकारों की सबकी साख वैसी नहीं है जो नॉर्थ ब्लॉक से देश चलाती है, जो देश भर के अन्य राज्यों की राजधानियों से चलाती है, उनकी साख अलग अलग है, तो उनके लिए भी ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो अगला पूरा साल, 1.5 साल अब ब्याज दरों में क्रमशः बढ़ोतरी का है, हमारी इस पर निगाहें बराबर रहेंगी, और उसका जो भी असर आपके जेब पर, आपकी जिंदगी पर होगा, उसे लेकर हम आपके पास बराबर रहेंगे। और ये एक आंकड़ा और सुन लीजिए चलते चलते, 11,58,719 करोड़ इतने रुपए का कर्ज भारत की सरकार को अगले साल बाजार से लेना है। अगर वो 9.25% पर मिला तो इंटरेस्ट पे आउट बजट में कितना ज्यादा होगा ये आप समझ सकते हैं। सर, आखिरी सवाल मेरा बाजार की प्रतिक्रिया पर। यहां मुझे कुछ उल्टा दिखा। जनरली हम देखते हैं कि जब ब्याज दरें बढ़ती हैं सारे बाजार गिरते हैं, बट आज आप एशिया के बाजार देखिए, कोई 2%, कोई 4%, कोई 7% तक ऊपर है। गोल्ड देखिए वो ऊपर है। बाजार ने क्या फेड का रेट हाइक डिस्काउंट कर लिया था या और कोई वजह है? 2 वजह हैं। एक तो फेड का रेट हाइक डिस्काउंट कर लिया। हम बराबर इस बात पर चर्चा में लाते रहते हैं शुभम, कि शेयर बाजार अनिश्चितता से बहुत डरता है। शेयर बाजार इस मार्च की बैठक का, दुनिया के वित्तीय बाजार इस मार्च की बैठक का इंतजार कर रहे थे कि दुनिया में ब्याज दरें बढ़ने का जो दौर है वो शुरू हो, और केंद्रीय बैंक अपनी दुविधा छोड़कर महंगाई जो सबसे सामने खड़ी, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी दुश्मन है उससे लड़ाई की तैयारी का ऐलान करें। तो इससे बड़ा पॉजिटिव डेवलपमेंट फिलहाल बाजारों के लिए कोई नहीं था कि फेडरल रिजर्व ने न केवल ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया, अब मतलब अगर हम अंग्रेजी में कहें कि स्टार्टेड ट्रैकिंग बुल बाय हॉर्न, कि जो हमारे पास सामने जो सबसे बड़ी चीज महंगाई खड़ी हुई थी उससे को चुनौती देने की तैयारी शुरू की, और इसके साथ एक प्लान, माइलस्टोन्स भी क्लियर कर दिए। बाजार की निगाह अगले 2 साल के लिए साफ हो गई कि अमेरिका में ब्याज दरें 1.5-2% के आसपास होंगी, और अलग अलग बाजारों में अलग अलग उसी रेशियो में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। इससे बाजार में पॉजिटिव साइन आया। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह थी कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति की कोशिशें शुरू हो गई, युद्ध किसी दिशा में पहुंचता नहीं शुरू हो रहा है, इसका एक असर हमें दिखाई दिया। सोने के लिए यह खबर थोड़ी सी नेगेटिव थी, लेकिन अभी फिलहाल जब तक महंगाई 7%, 7.5% से ऊपर है अमेरिका में या यूरोप के बाजारों में, सोने की कीमतों में हमें थोड़ा उतार चढ़ाव दिखेगा। लेकिन जब तक महंगाई उस सहनीय स्तर पर नहीं आ जाती, गोल्ड को लेकर मजबूती शायद अभी बाजार में बनी रहेगी। बिल्कुल। तो ये था फेड के रेट हाइक का कंप्लीट कवरेज हमारा, जहां हमने आपको आपके होम लोन से लेकर सरकार के बजट तक हर बारीक चीज को समझने में, अंशुमान जी ने समझाने में पूरी मदद की। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के बाद अब ईंधन महंगा होना शुरू हो गया है, और ये केवल हमारे आपके लिए नहीं, एयरलाइंस कंपनियों के लिए भी सरदर्द बना हुआ है। हवाई ईंधन के दाम बढ़ने की शुरुआत जब हुई तो तेल कंपनियों ने बीते 18 दिनों में करीब 18%
दाम बढ़ा दिए। इस समय तेल की जो कीमत है, एटीएफ की जो कीमत है, वो 1,10,000 रुपये प्रति 1000 लीटर की है। जी हाँ, यानी 1 लीटर का जो दाम हुआ वो करीब 110 रुपये हुआ। सर, दिल्ली में 110 रुपये दाम है, ये एयरलाइंस कंपनियों के लिहाज से कितनी खराब खबर है? क्या किराए बढ़ेंगे? किराए बढ़ने से ज़्यादा हमें एयरलाइंस कंपनीज की इकोनॉमी समझनी पड़ेगी। इसके लिए हम आपको मनी सेंट्रल का पिछला पैकेज रेफर करेंगे जो हमने चर्चा की थी, और उसमें हमने बताया था कि आप तैयार हो जाइए, क्योंकि एटीएफ की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी के बाद किराए बढ़ेंगे। एविएशन कंपनीज के टोटल एक्सपेंडिचर में शुभम 50% लागत सिर्फ और सिर्फ एटीएफ की होती है, एविएशन टरबाइन फ्यूल की होती है। अगर हम इसे इस तरह समझने की कोशिश करें कि आप एक A320 नियो में सवार हैं और वो आपको यहाँ से मुंबई लेकर जा रहा है करीब 2 घंटे की फ्लाइट में, तो 5000 लीटर के आसपास ऑयल कंज्यूम करता है, और करीब 42 पर मिनट 42 लीटर का कंजम्पशन है। ये कॉस्ट है उन कंपनियों की, और आज की परिस्थिति में जब हम देखें इन कंपनियों को, तो इस 1 लाख रुपए के रेट पर एविएशन कंपनियों की फ्यूल कास्ट 60% से ऊपर पहुंच चुकी है। ऐसी परिस्थिति में एविएशन कंपनियों के पास 17 से 18%, 15 से 16% किराया बढ़ाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। और इसीलिए जब ये फ्यूल की कीमत रिकॉर्ड हाई पर पहुंची, 1 लाख रुपए से ऊपर पहुंची, तो आज सारी कंपनियों की तरफ से चिंता जाहिर की गई। और ये उस समय समस्या है जब अभी एविएशन सेक्टर ओपन होना शुरू हुआ है, लोगों ने धीमे धीमे ट्रैवल करना शुरू किया है। दूसरी तरफ एक नए ओमिक्रॉन वेरिएंट की या कोविड वेरिएंट की चर्चा यूरोप और अमेरिका में शुरू हो गई है, लॉकडाउन्स वापस आ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में एविएशन कंपनीज के लिए ये सबसे मुश्किल दौर है, और हमने एविएशन सेक्टर में डिफॉल्ट समस्याएं उसी समय होते देखी हैं जब एटीएफ की प्राइस आसमान पे पहुंच जाती है। बिल्कुल सर, एविएशन के अलावा शिपिंग कंपनियों के लिए भी ये क्या एक खराब खबर है? शिपिंग कंपनियों के लिए भी शिपिंग का जो मैरीन फ्यूल ऑयल है उसकी कीमतों में भी इसी रेशियो में बढ़ोतरी होती है। उनके यहाँ भी वैसे ही 40% 45% कॉस्ट शिपिंग कंपनियों की इसी से आती है, मैरीन फ्यूल की प्राइस बढ़ने से। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होना शुरू हुए, सप्लाई चेन्स का डिसरप्शन खत्म हुआ और शिप्स ने मूव करना शुरू किया, दुनिया भर में शिपिंग के किराए तेजी से बढ़े। अब उसमें एक और बड़ी वजह युद्ध को लेकर हमारे सामने आ रही। तो अगर आप किस एयरलाइंस में सफर करते हैं और उस एयरलाइंस के पास कौन सा जहाज है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि वो कितना किराया बढ़ाएगी। क्योंकि अगर आप A320 नियो को देखें तो 42 लीटर पर मिनट का है, और जबकि कंजम्पशन है, जबकि बोइंग का करीब 245 लीटर, बोइंग 747 का 245 लीटर के आसपास का है। तो इतने ह्यूज ऑयल कंजम्पशन के साथ या एटीएफ कंजम्पशन के साथ एविएशन कंपनियां बहुत थिन मार्जिन पर काम करती हैं, क्योंकि इसमें इन खर्चों में उनकी लीज भी है, उनके पास पार्किंग चार्जेस भी हैं, उन्हें और बाकी ओवरहेड्स, सैलरीज और बाकी सुविधाएं देनी होती। और यही प्रॉब्लम शिपिंग कंपनियों के साथ है, उनके साथ भी रिस्क है, इंश्योरेंस प्रीमियम्स हैं, पार्किंग चार्जेस है, बर्थिंग चार्जेस हैं, उनको देने पड़ते हैं। तो दुनिया का ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है वो हमेशा कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी और एटीएफ में बढ़ोतरी से बुरी तरह प्रभावित होता है। तो अगर आप यात्रा शुरू करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा पैसा जेब में रखिए, क्योंकि किराए बढ़ने की, एविएशन के किराए और उड़ानों के किराए बढ़ने की संभावना है, और किराए काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, इस बात की संभावना में दिखाई दे रही। कम से कम एविएशन कंपनियों के नतीजे, उनके घाटे, उनके ऊपर कर्ज का बर्डन और उनके नुकसान को अगर देख लिया जाए तो। बिल्कुल, अंशुमान जी ने बताया कि 1 मिनट में 42 लीटर तेल करीब न्यू अच्छा वाला जहाज पी लेता है। 42 लीटर का मतलब कि कार की जितनी टंकी होती है 35 से 40 लीटर की, वो 1 मिनट में खाली हो जाती है। तो किराए कितने बढ़ सकते हैं ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए, अब ऑन द शो में मैंने आपसे कहा था कि आप मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट के माध्यम से ये जानेंगे कि इस बार जब आप होली पर कपड़े खरीदने निकले तो वो महंगे क्यों थे। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हर खबर को तिरुपुर में बैठे कपड़ा व्यापारी कान लगाकर सुन रहे हैं। तमिलनाडु का शहर तिरुपुर देश की हौजरी राजधानी है। यहाँ निर्यात ही तो है जहाँ थोड़ी उम्मीद बची है, वरना महामारी के बाद टूटी घरेलू मांग, महंगा कच्चा माल, कंटेनर की शॉर्टेज, भाड़े में बढ़ोतरी जैसी कई मर्जों से तो उद्योग पहले ही चोटिल है। दरअसल रूस या यूक्रेन भले ही तिरुपुर के लिए सीधे बाजार ना हो, लेकिन यूरोपीय देश निर्यात में 40% की हिस्सेदारी रखते हैं, और रूस व यूक्रेन यूरोपीय देशों का बड़ा बाजार है। तिरुपुर से हर महीने 3000 करोड़ का निर्यात होता है। कोरोना के थमने के बाद मशीनें दौड़ी तो निर्यात को पंख लग गए। अप्रैल से दिसंबर 2021 के दौरान देश से 29.8 अरब डॉलर के टेक्सटाइल अपैरल तथा हैंडीक्राफ्ट का निर्यात हुआ है।
जो वित्त वर्ष 2020-21 की समान अवधि के मुकाबले लगभग 41% अधिक है। तिरुपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन का अनुमान है कि युद्ध जल्द नहीं थमा तो 1200 करोड़ रुपए के व्यापार पर सीधी चोट पहुंचेगी। युद्ध के इतर घरेलू स्तर पर महंगा कच्चा माल यानी कॉटन की महंगाई सबसे बड़ी चुनौती है। प्रमुख कपास उत्पादक राज्यों में भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल कपास के दाम करीब 62% बढ़ गए हैं। देश की प्रमुख मंडी राजकोट में मंगलवार को अधिकतम भाव 11,000 रुपए प्रति क्विंटल था, जो पिछले साल इस दौरान 6,775 रुपए था। कॉटन की महंगाई आपकी शर्ट तक यान होते हुए पहुंचती है। यान बनाने में 80% लागत कॉटन की होती है। कपड़े की लागत में 25% हिस्सेदारी यान की होती है। महंगे कपास की वजह से टेक्सटाइल उद्योग की लागत बढ़ी, जो महंगे कपड़ों के रूप में आपके घर तक पहुंची। होली पर इसी वजह से आपको कपड़े महंगे लग रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में भी बीते 6 महीनों से कपड़ों की महंगाई लगातार बढ़ रही है। ये लगातार देश में औसत महंगाई से भी ऊपर है। कपास का कष्ट गहरा है। इंडस्ट्री ने कपास उत्पादन अनुमान में 5 लाख गांठ की कटौती की है। पहले देश में 348 लाख गांठ कपास उत्पादन का अनुमान था, अब इसे घटाकर 343 लाख गांठ कर दिया गया है। ऊपर से इस साल और अच्छे भाव के चक्कर में किसान भी कम फसल बेच रहे हैं। इस साल अक्टूबर से जनवरी के दौरान मंडियों में 192 लाख गांठ कपास की आवक हुई है, जबकि पिछले साल इस दौरान 255 लाख गांठ मंडियों में पहुंच गया था। आवक कम यानी मांग के मुकाबले आपूर्ति कम, जो भाव को और बढ़ाएगी। समय रहते आपूर्ति सही नहीं हुई तो इसका असर निर्यात पर भी संभव है। सप्लाई बढ़ाने के लिए इंडस्ट्री भी सरकार से कपास पर लगने वाले 11% आयात शुल्क को कम या खत्म करने की मांग कर रही है। लेकिन कपास उत्पादन में सबसे बड़े राज्य गुजरात में इस साल चुनाव है और कपास पर आयात शुल्क घटाकर सरकार किसानों के बीच कोई नकारात्मक संदेश नहीं देना चाहेगी। कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला भी शायद इसी वजह से अधर में लटका हुआ है। मनोज कुमार के साथ विपुल सिंह, मनी 9। तो होली पर कपड़े महंगे तब हैं जब ना तो अभी इस पर जीएसटी बढ़ा है और ना ही अभी सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी को घटाया है। अगर ये यहाँ पर कुछ बढ़ता है, मान लीजिए अगर जीएसटी बढ़ती है थोड़ी सी भी, तो कपड़ों की महंगाई और ज़्यादा बढ़ सकती है। चलिए अब बढ़ते हैं फ्यूचर और अमेजोन की जो डील है उसमें जो रिलायंस आ पहुंचा है इस मामले पर। और ये देश का इस समय सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है कॉरपोरेट जगत में अगर सबसे ज़्यादा चर्चा की थी खबर की है तो इसी की है। मैं अभी ताज़ा क्या हो रहा है ये भी आप जानिए, और मामला 2019 से अब तक कहां पहुंचा, कौन कौन से इसने अहम पड़ाव हासिल किए, वो भी आप इस ग्राफिक्स में देखेंगे जो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। ताजा मामला यह है कि अमेजोन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर पर आरोप लगाया है कि इन्होंने चोरी छिपे रिटेल स्टोर को रिलायंस ग्रुप को ट्रांसफर किया, जो ट्रिब्यूनल के 5 अक्टूबर 2020 के आदेश का उल्लंघन है। अमेजन का कहना है कि पूरा मामला दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, लेकिन रिलायंस समूह ने रातों रात 80% फ्यूचर ग्रुप के स्टोर्स पर कब्जा कर लिया। इससे पहले आप देखिए तो ये मामला शुरू कहां से हुआ। 12 अगस्त 2019 को सबसे पहले फ्यूचर कूपन और फ्यूचर रिटेल की एक डील हुई, जिसमें फ्यूचर कूपन ने यह अनुमति दी कि आप बिना अनुमति के FRL यानी कि फ्यूचर रिटेल कोई हिस्सा नहीं बेचेगी। अगस्त में ही क्या हुआ, केवल 6 दिन बाद अमेजन ने FCPL फ्यूचर कूपन को आगे हम इस नाम से जानेंगे 49% हिस्सा खरीद लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 25,000 करोड़ रुपए में रिलायंस रिटेल FRL में ये हिस्सेदारी खरीदता है और यहीं से चीजें बिगड़नी शुरू होती हैं। अमेजन कहता है कि आपने जब ये कहा था 19 में हमने कि कोई हिस्सा नहीं बेचेगा, फिर आपने हिस्सा बेच क्यों दिया। इसको लेकर वो सिंगापुर हाई कोर्ट जाता है और फिर देश में शायद ही कोई अदालत बची, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, NCTL, जहां सर अमेजन पहुंच नहीं गया। मैं इस मामले के अंदर घुसूं और आपसे और पूछूं, लेकिन सबसे पहले जो सबसे ताजी खबर है टेक ओवर की, ये क्या मामला है सर? शुभम, इसका पूरा डिटेल हमारे पास स्क्रीन पर है, तो आप इसका पूरा इतिहास समझ सकते हैं। पिछले 3-4 साल से चल रहा है मामला है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी और सबसे चौंकाने वाली घटना, भारत के कॉर्पोरेट इतिहास में आमतौर पर ऐसा नहीं हुआ कभी, जो हम फरवरी के अंत में देखा। अचानक रिलायंस ने रातों रात
फ्यूचर रिटेल के 200 स्टोर्स का टेक ओवर कर लिया। कई शहरों में रात में जियो के, रिलायंस के जियो मार्ट के कर्मचारी पहुंचे और उन्होंने अपना सामान उतारना शुरू कर दिया। कई जगह इस तरीके की खबरें आई कि ग्राहकों से कहा गया कि इसका टेक ओवर हो गया और आप स्टोर छोड़कर चले जाइए। फ्यूचर रिटेल के कर्मचारियों को या बिग बाजार के कर्मचारियों को ये पता नहीं था। बाजार ने, अगर हम स्ट्रेटजी की भाषा का यूज करें या हम सैन्य भाषा का यूज करें या राजनीति की भाषा का यूज करें, तो बाजार के लिए एक किस्म का कू था, ये एक किस्म का तख्ता पलटजब था जो रातों रात जियो ने रिलायंस ने कर दिया। अभी तक का ये जो झगड़ा है अमेजन और फ्यूचर रिटेल के बीच है। रिलायंस इसमें तीसरी पार्टी है, पर रिलायंस ने इसमें कोई सीधी दखल नहीं दी थी आज तक। चर्चा ये थी कि अमेजन और फ्यूचर रिटेल आपस में अपना मामला निपटाएंगे, जिसमें कुछ फैसले अमेजन के पक्ष में हैं और कुछ फैसले फ्यूचर रिटेल के पक्ष में, अलग अलग अदालतों से। कंपटीशन कमीशन के पास भी यह मामला है और उसके बाद उस 25,000 करोड़ की डील का भविष्य तय होगा, जिसमें फ्यूचर रिटेल के किशोर बियानी ने अपनी हिस्सेदारी और पूरा का पूरा कारोबार रिलायंस को बेचने का फैसला किया था। इस बीच में जब ये पूरा कानूनी विवाद चल रहा था, तब तक अचानक एक बहुत बड़ा टर्न आया और ये टर्न हमारे सामने हमारे लिए और भारत में सारे लोगों के लिए जो कॉर्पोरेट को करीब से देखते हैं चौंकाने वाला था। रिलायंस ने क्यों कर लिया टेक ओवर 200 स्टोर्स का? उन्होंने कहा हम 250 स्टोर और टेक ओवर करेंगे। दो तरीके की थ्योरीज बाजार में। एक थ्योरी ये है कि रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल के साथ एक लीज एग्रीमेंट किया था, जिस लीज एग्रीमेंट का समय एक्सपायर होने के बाद किराए बकाए थे और रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल के वो स्टोर्स का टेक ओवर कर लिया। एक थ्योरी ये कही जाती है। पर लेकिन इसके साथ ऐसी खबरें भी आई कि फ्यूचर रिटेल ने स्टॉक एक्सचेंज को अपनी फाइलिंग में यह कहा कि ये आर्बिट्री है और रिलायंस को फ्यूचर रिटेल के स्टोर्स का टेक ओवर नहीं करना चाहिए। पीछे की कहानी ऐसी बताई जा रही है कि कोविड के बाद जब 2019 में कोविड आया और 2020 तक फ्यूचर रिटेल के ऑपरेशंस को और ज्यादा घटा हुआ। वो वैसे भी 4,000 करोड़ के कर्ज में दबी हुई कंपनी थी, कारोबार बिल्कुल सिमट गया था और इस बीच ये डील अदालतों में लटक रही थी। तो ये कहा, अमेजन का आरोप यह है कि पीछे से फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के बीच में कोई डील हुई और सारे स्टोर्स धीमे धीमे रिलायंस की तरफ बढ़ा दिए गए और रिलायंस ने अचानक एक दिन रात में ताबड़तोड़ इन पर कब्जा कर लिया। शुभम, पूरी लड़ाई 1500 स्टोर्स की है। वो 1500 स्टोर्स भारत के ऑर्गेनाइज रिटेल की जान है, जो पूरे देश में फैले हुए हैं और बिग बाजार के पास सारे फॉर्मेट्स हैं, छोटे से बड़े लेकर कई सारे ब्रांड्स हैं बिग बाजार के पास। तो बिग बाजार को कब्जे की लड़ाई इस स्तर तक पहुंच गई कि रिलायंस ने अदालत के फैसले का इंतजार किए बगैर सीधे दखल देकर उन एसेट्स का टेक ओवर शुरू कर लिया, जिस डील पर अभी अदालतों में झगड़ा चल रहा है। ये उसकी वास्तविक स्थिति है। अब हालत क्या है? अब हालत यह कि अदालतें भी इसको नहीं सुलझा पा रही। अदालतों ने कहा कि आप बाहर जाके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके अपने फैसलों को सुलझाइए। फ्यूचर रिटेल की भूमिका दोनों तरफ से सवालों में घेरे में है। एक तरफ मुकदमे को लेकर, दूसरी तरफ रिलायंस के साथ हिस्सेदारी को लेकर। और ये इतना जटिल किस्म का मामला बन चुका है भारत में के रिटेल में कि अभी इसका कोई निस्तारण होता दिखाई नहीं दे रहा है इस कानूनी विवाद का। सर, अगला सवाल मेरा इसी पर था, जो आपने कहा ना कि जो इतने बड़े स्टोर्स हैं और हर फॉर्मेट में हैं, तो अमेजन और रिलायंस के लिए दरअसल ये डील क्या इसीलिए इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इतने सारे रिटेल स्टोर पर कब्जा किसका होगा? शुभम, ये रिटेल बाजार पे बादशाहत की जंग है और इसे दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी और भारत की सबसे बड़ी डेटा, फोन, पेट्रोलियम कंपनी मिलकर लड़ रही है। रिटेल का जो फ्यूचर है, अगले फ्यूचर यहाँ वो फ्यूचर रिटेल में नहीं है। रिटेल का फ्यूचर अमेजन और रिलायंस के पास है, क्योंकि अब कंपनियों को ऑनलाइन ई कॉमर्स और ऑफलाइन दोनों मॉडल्स को एक साथ तैयार करना है। दोनों ही कंपनियां संयोग से ऑनलाइन रिटेल में मौजूद हैं। जियो, रिलायंस भी मौजूद है और अमेजन के पास काफ़ी बड़ा हिस्सा है ऑनलाइन ई कॉमर्स बाजार का। दोनों के लिए फ्यूचर रिटेल सबसे कीमती शिकार है, सबसे महत्वपूर्ण शिकार है। और फ्यूचर रिटेल शिकार इसलिए है क्योंकि फ्यूचर रिटेल के पास अपने स्टोर्स चलाने के लिए पैसा नहीं और किशोर बियानी कर चुकाने में लगातार डिफॉल्ट हो रहे हैं। जो मॉडल है फ्यूचर में, भविष्य में रिटेल का, उसमें ऑफलाइन रिटेल को ऑनलाइन रिटेल के साथ सिनर्जी करके एक नए किस्म की रिटेल रिवॉल्यूशन बनाई जा सकती है कि आपके पास छोटे मॉम एंड पॉप स्टोर्स भी हों, बड़े स्पेशलाइज्ड स्टोर भी हों और होम डिलीवरी की फैसिलिटीज़ भी हो और ऑनलाइन डिलीवरी की फैसिलिटीज़ भी हो। तो इसलिए ये आखिरी जंग है भारत के रिटेल बाजार पे बादशाहत की। इसमें बाकी कंपनियां पिछड़ चुकी हैं। अब अगर आप नेटवर्क के आधार पर देखें, डीप पॉकेट्स के हिसाब से देखें, तो अमेजन और रिलायंस के पास सबसे ज़्यादा डीप पॉकेट्स हैं और इसलिए रिलायंस का ये डिस्परेशन हमें दिखाई दिया।
रिलायंस को शायद ऐसा महसूस हुआ कि ये झगड़ा कुछ लंबा ही खिंच रहा है, ज़्यादा ही लंबा खिंच रहा है 2019 से लेकर और 2022 तक। और रिलायंस के फ्यूचर के एक्सपेंशन के पूरे प्लान फ्यूचर रिटेल के टेक ओवर के या की कंपनी के बीच में फंस जाने के कारण फंसे हुए थे। रिलायंस को अगले लेवल पर जाकर अपनी सर्विसेज लॉन्च करनी है जियो मार्ट के तौर पर, इसलिए शायद रिलायंस ने इस तरीके की एक्टिविटी की और स्टोर्स का टेक ओवर कर लिया। इधर अमेजॉन का फ्यूचर प्लान इंडिया में, भविष्य का प्लान इस बात पर निर्भर है कि वो कैसे दूसरे फॉर्मेट में, ऑफलाइन फॉर्मेट में अपने आप को आगे ले जाकर खड़ा कर सकती है। तो ये जंग बहुत दिलचस्प है। ये जंग अंततः किसी रेगुलेटर के अदालत से जाकर ही शायद फाइनल होगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई दूसरी अदालत इस पर फैसला लेगी, तभी ये स्पष्ट होगा कि आखिर ये 1500 स्टोर्स वाली देश की सबसे बड़ा ब्रांड, जो कि इंडिया का रिटेल का, ऑर्गेनाइज रिटेल का सबसे बड़ा ब्रांड था, वो एक अमेरिकी कंपनी के हाथ में जाएगा या भारतीय कंपनी के पास। अब लेकिन जिसके पास जाएगा वो निर्विवाद रूप से भारत के रिटेल बाजार का बादशाह होगा। और ये रिटेल बाजार का बादशाह जो भी बनेगा, इस जंग का जो भी अपडेट होगा, वो आपको मनी सेंट्रल के माध्यम से अंशुमान जी देते रहेंगे। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। गांव में मनरेगा के तहत रोजगार की मांग तेजी से बढ़ रही है। फरवरी के दौरान देश भर में मनरेगा के तहत रोजगार मांगने वालों की संख्या 6 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। कोरोना काल में शहर छोड़कर गांव की तरफ जो लोग गए थे, जिन्होंने पलायन किया था, वो अभी भी वापस नहीं लौटे हैं, ऐसा लग रहा है। और यही वजह है कि मनरेगा के तहत रोजगार की डिमांड बढ़ रही है। सर, मनरेगा के नंबर बढ़ना, मुझे याद है इकोनॉमिकम में आपने विस्तार से समझाया था कि मनरेगा के नंबर किस हिसाब से काम करते हैं और क्यों उनके नंबरों पर बहुत हमें खुश नहीं होना चाहिए। मनरेगा में फरवरी में मांग बढ़ना रोजगार बाजार की कैसी पिक्चर दिखाता है? हम बराबर इस बात को मानते रहे शुभम, और हमने तथ्य के साथ इकोनॉमिकम के उस एपिसोड में बताया था कि मनरेगा भारत के जॉब बाजार का या भारत के रोजगार बाजार का, सबसे निचले रोजगार बाजार का, अनस्किल्ड लेबर का, 200-250 रुपये 300 रुपये दिहाड़ी वाले बाजार का, जो भारत का सबसे बड़ा बाजार है, उसका सबसे बड़ा और सबसे मजबूत आईना है और सबसे चैलेंजिंग चेतावनी वाले संकेत लेकर आता है। फरवरी के महीने में, जबकि हम लॉकडाउन से निकल चुके हैं, सारी सर्विसेज खुल चुकी हैं, बाजारों में गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, फरवरी के महीने में रूरल इलाके में मनरेगा का डैशबोर्ड बताता है कि जो जॉब की डिमांड है वो 30.58 मिलियन रूरल यूथ जॉब मांग रहे थे, जो जून में, मतलब जो अगस्त का जो आंकड़ा था वो 31.74 मिलियन था, यानी उसके बाद ये सबसे ऊंचा स्तर है। फरवरी में खेती के में कोई बड़ी गतिविधियां नहीं होती, सोइंग और हार्वेस्टिंग का कोई बड़ा सीजन नहीं होता। अब हम आगे कुछ सोइंग और हार्वेस्टिंग के सीजन देखेंगे, यानी हमें, जबकि अगर आप इकोनॉमी की दृष्टि से देखें शुभम, तो ये बिजी सीजन है अर्थव्यवस्थाओं का, क्योंकि दिसंबर के बाद डिमांड बढ़ना शुरू होती है, कंस्ट्रक्शन होना शुरू होता है, सरकारों के बजट से भी पैसा खर्च होता है, लास्ट के क्वार्टर में सरकारें सबसे ज़्यादा खर्च करती, तो ये लास्ट क्वार्टर था। इन सारी चीज़ों को, उन सारे आंकड़ों को आप एक तरफ रखिए और मनरेगा के में मजदूरी की मांग को एक तरफ रखिए, तो आपको भारत के रोजगार बाजार का सबसे विभत्स और विद्रूप सच दिखाई देगा कि चुनाव कुछ भी फैसला करें, राजनीतिक रूप से कोई भी व्याख्याएं हों, पर भारत में ग्रामीण रोजगार और रूरल डिस्ट्रिक्ट की स्थिति, बाजार बंद हो तो भी खराब है, बाजार खुला हो तो भी खराब है, लॉकडाउन हो तब भी उन पर संकट है, और लॉकडाउन खत्म हो तब भी उन पर संकट है। और यह आंकड़ा फरवरी का एक और बात बताता है कि रोजगारों की इतनी ज्यादा कमी है, रूरल एरिया में, ग्रामीण बाजारों में रोजगार का इतना गहरा संकट है कि औसत मनरेगा रोजगार साल में 30 और 35 के आसपास 37 दिन के रह गए हैं, जबकि वादा 100 दिनों के कम से कम रोजगार की गारंटी का था। 30 से 37 दिन है। अगर आप मान लें कि केवल 30 से 37 दिन ही रोजगार मिल रहा है मनरेगा के तहत, तो बाकी समय लोगों के पास जॉब मार्केट में काम है कि नहीं है, क्योंकि दूसरा जो सबसे बड़ा बाजार है कंस्ट्रक्शन का, जहां पर अनस्किल्ड लेबर काम करता है, वहां हमें कोई ग्रोथ दिखाई नहीं दे रही है। सर, क्या बजट की कमी है? क्या समझा जाए कि ये जो रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, बजट की कमी है या बजट कुछ और चेहरा दिखा रहे हैं? बजट का चेहरा और ज्यादा खराब है। बजट का चेहरा हमें हमेशा मनरेगा के बजट को इस तरह से पढ़ना चाहिए कि अगर मनरेगा की डिमांड बढ़ रही है, मनरेगा के बजट में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि रोजगार का संकट और ज्यादा गहरा हो रहा है। मेरे पास आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि भारत के कम से कम 6 राज्य ऐसे हैं, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, कर्नाटक और केरला, जहां पर उन्होंने मनरेगा के बजट का से 100% से ज़्यादा खर्च किया है, यानी उनका मनरेगा का बजट ओवरशूट कर गया है। इसमें झारखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल ने तो करीब 128%, 110%, 100% और 109%
फंड यूटिलाइज किए हैं। हो सकता है आपके सामने राजनेता या सरकारें इस बात का दावा करें कि उन्होंने मनरेगा में 100% से ज़्यादा फंड यूटिलाइज किया, पर एक कतई अच्छी खबर नहीं है, बिल्कुल अच्छी खबर नहीं। यानी मनरेगा में जितना पैसा दिया गया है उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ा है राज्यों को रोजगार में, लोगों को काम करने के लिए। इसका मतलब यह है कि गांव में कोई और काम, कोई भी आर्थिक गतिविधि उपलब्ध नहीं है, शहरों में कोई आर्थिक गतिविधि उपलब्ध नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है कि सारे यूथ हैं, क्योंकि मनरेगा में ज़्यादातर काम करने वाले लोग उसी एज ग्रुप में आते हैं जो भारत की वर्किंग पॉपुलेशन का या कामगारों की आयु है। और इसका नतीजा, जैसा हमने पहले कहा ना, कि इसका नतीजा हमें दिखाई दिया है कि 30-35 दिन का रोजगार घटकर आ गया है। तो अब अगर मनरेगा की एक सारे रोजगार के आंकड़े शुभम हम एक बार किनारे रख दें, अगर केवल हम एक आंकड़ा हर महीने देखते रहें कि मनरेगा में काम की मांग अगर लगातार बढ़ रही है, राज्यों की केंद्र पर बकायदारी बढ़ रही है मनरेगा के भुगतानों के लिए, और अगर राज्य मनरेगा के बजट को ओवरशूट कर रहे हैं, यानी वो राज्य अपने मनरेगा के निर्धारित बजट से ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो रोजगार देने के सारे वादों का कोई मतलब नहीं, उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि सरकार के अपने ही आंकड़े मनरेगा के पोर्टल पर हमें भारत में ग्रामीण रोजगारों की और रूरल डिस्ट्रिक्ट की सबसे विभत्स तस्वीर दिखाते हैं। एक चीज यहां ध्यान रखना और जरूरी है कि ज्यादातर स्टेट्स, जिन राज्यों में शुभम 100% से ज्यादा बजट यूटिलाइज हुआ है, यानी जिन्होंने अपने बजट को ओवरशूट किया है, वो सारे राज्य ऐसे हैं जहां लेबर की संख्या एबंडेंस में है, यानी कामगार सबसे ज्यादा। यही वो राज्य हैं जिन्होंने कोविड लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा माइग्रेशन रिसीव किया था, यानी शहरों से सबसे ज्यादा लोग ट्रैवल करके इन्हीं राज्यों की तरफ गए थे जहां हमने सबसे ज्यादा दिक्कत देखी। एक आंकड़ा हमारे पास और भी है कि अब केवल 3.73 मिलियन हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जिनको 100 दिन का औसत रोजगार मिल रहा है, जबकि पिछले साल 2020-21 में 7.19 मिलियन लोगों को 100 दिन का रोजगार मिल रहा था। तो ऑलमोस्ट हमारे पास 50% से नीचे आ गया है जिन्हें 100 दिन का रोजगार मिल रहा है। ये मनरेगा की स्थिति है जो हमें जो परेशान करने वाली है। और ये आंकड़े ये भी बताते हैं कि कोविड का असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और नया वेरिएंट अब पूरी दुनिया में तैरने लगा है। और 7 से 7.5% की या 6% की या 7% की ग्रोथ रेट रिकवरी का कोई मतलब नहीं है। रिकवरी के आंकड़े को अगर आप मनरेगा के डिमांड, जॉब डिमांड की रोशनी में रखें तो वो रिकवरी लगता ही नहीं कि वो रिकवरी किसी देश की है, किसी भारत के देश की है, जहां पर कि इतने सारे लोग जॉब के लिए लाइन में लगे हैं। और रूरल एरिया में किस जॉब के लिए लाइन में लगे हैं? मनरेगा में नॉर्मली फिजिकल लेबर है, कोई कंस्ट्रक्शन की एक बड़ी एक्टिविटीज नहीं है। ये बताता है कि रिकवरी कहीं ना कहीं एक ये गहरी के शेप रिकवरी है, जिसमें ऊपर हमें थोड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, पर के का निचला हिस्सा बहुत गहरा है और गर्त में है कहीं। बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का मनी सेंटर, ये थी आज की खबरें, ये था उन पर विश्लेषण। अब आपसे होगी मुलाकात रविवार को सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम में। सर, क्या होगा खास इस बार? इकोनॉमिकम में हम लोग इस बार बात करने वाले हैं भारत की कंपनियों के प्रमोटर्स आखिर अपनी कंपनियां कैसे डुबा रहे हैं, और कैसे उन कंपनियों, भारत में दुनिया में सबसे अच्छे कानून है कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, लेकिन उन कानूनों के बदले हर 15 दिन में, हर एक महीने में आप किसी कंपनी को संकट में पड़ता देखते हैं। क्या वजह है? भारत के प्रमोटर्स आत्मघाती हो चले हैं या रेगुलेटर्स ध्यान नहीं दे पा रहे हैं? ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब कोई कंपनी डूबती है तो उसमें जॉब और वेल्थ दोनों डिस्ट्रॉय होती है, रोजगार भी खत्म होता है और शेयरधारकों की संपत्ति भी खत्म होती है। हम इसे गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिनोमेना क्या है। तो बिल्कुल देखना मत भूलिएगा रविवार को 11:15 बजे इकोनॉमिकम, और मनी सेंट्रल में अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को शाम 7 बजे। दीजिए इजाजत, नमस्कार। का तमाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो